बीएल कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होते हैं, कुल वर्णों की कुल संख्या कितनी है, कौन सा वर्ण जोड़ा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आगे का टॉपिक जो अभी तो, क्योंकि पहला जो पार्ट था वर्णमाला का वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, और आज से हम लोग पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुल वर्ण कितने होते हैं ना, कुल वर्ण, यानी कि हिंदी वर्णमाला में अब कितने कुल वर्ण हैं। तो हम लोग जानते हैं अब हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण है। ठीक है, 53 वर्ण है। कुल 53 वर्ण है। अब हम इन 53 वर्णों को विभाजन करेंगे कि कुल 53 वर्ण कैसे हैं, है ना। आज कोशिश करेंगे कि लाइनिंग जो है सीधी रहे, क्योंकि बोर्ड पे मेरी हैंडराइटिंग बड़ी ख़राब आ जा रही है। खुद देख के अच्छा नहीं लगता है कि कितना गंदा हम लिखने लगे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वर का विभाजन करेंगे कि स्वर कितने होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और उसके बाद देखेंगे अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण देखेंगे। फिर देखेंगे संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उच्छिष्ट और विशिष्ट। क्या देखेंगे, उच्छिष्ट वर्ण, यहाँ भी वर्ण ही ले लीजिए क्योंकि वर्णों का विभाजन वर्ण, और एक जो लास्ट में जोड़ा गया है वह है विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण, है ना। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, थोड़ी सी छोटी हुई हो गई है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर स्वरों की बात करें हम, तो अभी हम स्वरों का विभाजन नहीं कर रहे हैं ना, अभी कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो कुल वर्ण है 53 कैसे होगा। ठीक है, तो स्वर मुख्य रूप से जब हम स्वरों का विभाजन करेंगे तब हम बताएंगे, स्वरों की परिभाषा बताएंगे। सिर्फ क्रम से आप लोग पढ़ते जाइए, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे हम। ठीक है, स्वर हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक, हम लोग काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि अगर स्वरों की संख्या की बात करें हम, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, क्लियर है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वह टोटल 11 है। ठीक, यही अगर एक पॉइंट की बात करें तो ई, बड़ी और री, इन्हें स्त्रीलिंग वर्ण कहा जाता है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्वर
या फिर वर्ण कहते हैं। ठीक, लेकिन स्वरों की कुल संख्या 11 है। लेकिन एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी, इन्होंने री को स्वर नहीं मानते हैं। वो क्या है? री को स्वर नहीं मानते। और कौन नहीं मानते? भोलानाथ तिवारी जो है वह री को स्वर नहीं मानते, है ना। तो इनके अनुसार स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10। इनके अनुसार जो स्वरों की कुल संख्या है 10। अगर एग्जाम में नाम लेके पूछता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 10। और यह किसको नहीं मानते हैं? यह जो है री को स्वर नहीं मानते हैं, स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। क्लियर है। अब हम व्यंजन की बात करें। व्यंजन की मुख्य रूप से कुल संख्या कितनी है? 33, है ना। अब देखेंगे व्यंजन, 33 व्यंजन को हम लोग देखेंगे। दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब देखेंगे पहला क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, श, ह। ठीक है, देखिए 5, 5, 10, 15 या 25 वर्ण हो गया। 25 4 29, 29 4 33। यह रहा हमारा टोटल वर्ण, है ना। यानी कि यह हो गया व्यंजन। अब हम विभाजन करके सारी चीज़ों को एक एक चीज़ें वर्णमाला में एक भी चीज़ें हम आप लोगों को छूटने नहीं देंगे। जहाँ से भी प्रश्न आते हैं सारी चीज़ें हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक, अब अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? ये होते हैं 2। अगर हम संस्कृत की बात करें तो अयोगवाह वर्ण 4 हो जाएंगे। इसमें अंक और अह, ठीक, यह जो होंगे ये अयोगवाह वर्ण हो गया। अब संयुक्त वर्ण में इनकी जो संख्या है 4 है। कौन कौन सा? छ, त्र, ज्ञ, स्र, है ना। छ, त्र, ज्ञ और स्र। चूँकि यह संयुक्त वर्ण 2 वर्णों से मिल के बनता है, इसीलिए हम लोग इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, है ना। इसका निर्माण होता है क प्लस श से। अगर इसका और शुद्ध रूप करें तो ये भी इसमें से अ निकल जाता है। ठीक, क्लियर। मुख्य रूप से आप लोगों को यहीं तक देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर इसको बेहद अगर शुद्ध रूप में लिखा जाए तब जाके हम लोग इसको यहाँ से ऐसे करते हैं। सबसे शुद्ध रूप ये है। ठीक, त्र, त प्लस र से मिलके बनता है
और शुद्ध कर देते हैं। ज्ञ ज प्लस इ से मिलके बनता है स्र श प्लस र से मिलके बनता है ना। इसे ज्ञ कभी पढ़ा ही नहीं जाता, वास्तव में यह ज्ञ होता है ना। यह वास्तव में क्या होता है, ज्ञ होता है। क्लियर। यह रहे संयुक्त वर्ण। अब देखिए उच्छिप्त वर्ण, यह जो है इसे अढ़ और अढ़ पढ़ा जाता है। ये दो वर्ण उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। इन्हें और किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग जानते हैं संकर वर्ण के नाम से, संकर वर्ण के नाम से। इन्हें हम जानते हैं फेंका हुआ वर्ण के नाम से, वर्ण। इसे हम लोग जानते हैं विकसित वर्ण के नाम से, विकसित वर्ण के नाम से। और किस नाम से जानते हैं, ताड़न जात, ताड़न जात वर्ण के नाम से। और हम जानते हैं उत्सृप, उत्सृप वर्ण के नाम से। और क्या, इतने नामों से हम लोग जानते हैं, है ना। और हाँ, इन्हें एक और भी कहा जाता है द्विगुण, द्विगुण वर्ण या फिर द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है। इसे संकर वर्ण, फेंका हुआ वर्ण, विकसित वर्ण, ताड़नजात वर्ण, उत्सृप वर्ण और द्विगुण वर्ण, इन सारे नामों से इनको जाना जाता है ना। अब विशिष्ट वर्ण जो अगस्त 2024 में सम्मिलित किया गया है, यह क्या है, यह कुछ इस तरीके का वर्ण है जिसे वास्तव में पढ़ा तो जाता है ल के ही तरह, लेकिन हिंदी मानक वर्ण में इसे ल और ड के बीच की ध्वनियाँ कही जाती हैं। यानी कि यह जो ध्वनियाँ हैं, इनका ल और ढ के बीच की ध्वनियाँ हैं, वो पढ़ा जाता है। लेकिन वास्तव में हम लोग इसका उच्चारण ल के ही तरह करते हैं। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। और सुनिए, क्या करें, हेलो। अब देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी, 33 है, ठीक। लेकिन एक लेखक हैं आर्येंद्र शर्मा। कौन से लेखक हैं, आर्येंद्र शर्मा। उनकी एक पुस्तक है, केंद्रीय निदेशालय में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्या नाम था, ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, जिसमें उन्होंने, आर्येंद्र शर्मा ने व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बताई है, 35। अगर 33 ऑप्शन में ना रहे, अगर 35 रहे तो आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ लिख दें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक तक ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, मॉडर्न हिंदी में
लेखक आर्यन शर्मा ने दिखाई दे रहा। ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी में लेखक आर्यन शर्मा ने व्यंजनों की कुल कितनी संख्या बताई? व्यंजनों की कुल संख्या 33 + 2 इन्हीं सबको लेके जोड़ दिया, 35 बताए। क्लियर? अगर ऑप्शन में 33 नहीं, अगर 35 है तो आप लोग ऑप्शन को कौन सा ट्रिक करेंगे? और यह किसके अनुसार है? व्यंजनों की कुल संख्या 35, यह डॉक्टर आर्यन शर्मा के अनुसार है। क्लियर है? इतना क्लियर है? इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? स्वरों की कुल संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? ई और री को स्त्री स्वर भी कहते हैं या फिर स्त्रीलिंग वर्ण कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो स्वरों की कुल संख्या 10 है, यह री को, अब आगे बताएंगे क्यों री को मानते नहीं। और भी लेखक बहुत सारे विद्वान हैं जो री को स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है री और छोटी ई के मिक्स है, संयोग से बना है री, इसलिए री को स्वर नहीं मानते। आगे चल के हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए व्यंजन 33 हैं। व्यंजनों के बारे में एक एक चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे आगे। अयोगवाह, इसे अयोगवाह वर्ण क्यों कहते हैं आगे बताएंगे। संयुक्त वर्ण बताए हैं कि जो दो वर्णों से मिल के बनता है उन्हें हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्लियर? उच्छिष्ट वर्ण, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? विशिष्ट वर्ण कौन सा वर्ण है? आइए, मुख्य रूप से हरियाणवी, राजस्थानी, मलयालम, तेलुगु, इन सारी भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। आप लोग कंप्लीट तरीके से वर्णमाला पढ़िए। एक भी चीज़ें बीच बीच में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में नहीं पढ़ा होगा, और आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर एग्ज़ाम हॉल में कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बीच बीच में मेरा ये हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ विशेष देंगे ही। आप लोग देखेंगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं नई है ना। तो बस विश्वास करके आप लोग पढ़ते रहिए। वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब देखिए, वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे, पहला स्वर था ना, तो अब स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। अगर वर्ण के भेद की बात करें हम, वर्णों के भेद, वर्ण के भेद लिखते हैं ना, सिर्फ वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा? पहला हो गया यह हो गया स्वर, है ना। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक, ये हमारे 2 भेद हो गए स्वरों के। स्वरों के कुल कितने भेद? 2 भेद हो गए। ठीक, अब देखिए, स्वर की अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम लोग देखेंगे स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की कई परिभाषाएं होती हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कहीं
अवरुद्ध नहीं होता है उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे वर्ण जिनको बोलने में वायु कहीं रुकती नहीं है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं ना। तो हम लोग परिभाषा एक बार लिखते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक। ये रहा स्वर की परिभाषा। और एक और परिभाषा की बात करें, या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा या फिर वायु बिना कोई अवरुद्ध के मतलब रुकावट के, बिना कोई अवरुद्ध के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक। अगर और परिभाषा की दूसरी परिभाषा की बात करें तो वे ध्वनियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र है वही स्वर है। इतना समझ में। ये तीन परिभाषाएं हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु या हवा बिना कोई अवरुद्ध के बाहर निकल जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और वे ध्वनियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्लियर। अब स्वर कितने होते हैं आप लोगों को बताया गया है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी कि मुख्य रूप से स्वरों की कितनी संख्या है? 11। अगर एक परीक्षा हाल में अगर एग्जाम पूछा गया तो स्वरों की कुल संख्या आप लोग 11 ही देंगे। अगर किसी के अनुसार पूछा गया तो उसका आंसर अलग अलग रहेगा। ठीक है। अगर देखिए आ ई बड़ी
उ ऊ री ए ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह जो है 11 स्वर है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यह जो मुख्य स्वर है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगर उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछ दिया जाए कि उच्चारण के दृष्टि से स्वरों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यह जो है स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है ना? कितनी है? 10 है। इतना सबको क्लियर है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। अब हम लोग थोड़ा सा मिटा दें क्या, क्योंकि ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी। आप लोग नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम मिटाते हैं ना। एक एक चीज़ आप लोगों का क्लियर होगा, बस आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखते ही रहिए। क्योंकि मान लीजिए आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। इसके पीछे का तर्क जो है, अब देखिए यह जो उच्चारण के स्थान पे जो संख्या जो बताएं हम कि 10 होती है, वह 10 इसलिए माना जाता है कि वह जो री है, री को उच्चारण की दृष्टि से री र और ई के संयोग से बना। ऐसा विद्वानों ने माना है कि जो री है, यह जो री है, यह उच्चारण की दृष्टि से ये इस री और इसकी जो वॉइस है इस री के अनुसार, री के जैसी है, और यह इसका निर्माण जो है र प्लस ई से मिलके बनता है। इसीलिए इसको जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माना जाता। क्लियर? क्योंकि इसकी जो वॉइस है इस री के अनुसार है और यह र जो है व्यंजन है। ठीक, तो कई विद्वान ने री को स्वर न मानते हुए उच्चारण की दृष्टि से स्वर की कुल संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। क्लियर इतना? और यही अगर हम लोग जान लें, अयोगवाह वर्ण जो है, अयोगवाह, वैसे आगे भी जानेंगे, ये अंक और अह क्यों है ना? अंक और अह को ही क्यों कहते हैं? चूँकि यह जो है, यह न तो स्वर के ही साथ जाते हैं और ना ही व्यंजन के साथ रहते हैं। प्रॉपर तरीके से यह किसी के साथ नहीं रहते, तो इसीलिए इनको अयोग, किसी के साथ योग न होने के कारण इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। न तो स्वर के साथ इसका योग है प्रॉपर तरीके से, ना ही व्यंजन के साथ इसका योग है प्रॉपर तरीके से, इसलिए इसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इसका किसी के साथ योग न होने के कारण इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्लियर इतना?
अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद। अभी हम लोग व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं, है ना, और इसका डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है ये हम लोग पढ़ेंगे। स्वर के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला जो है उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण समय के अंदर, उच्चारण समय के आधार पे। फिर दूसरा जो है उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, आधार पर लिख देते हैं। तो ये जो स्वरों का विभाजन है ना। और तीसरा क्या, ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, और जो चौथा है जिह्वा के आधार पे, जिह्वा आधार पे, और जो 5वां है, बहुत गर्मी है, मुखाकृति के आधार पे ना, मुख आकृति के आधार पे, यानी कि मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर यह जो है स्वरों का विभाजन है। पहला जो है उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पे, चौथा जो जिह्वा के आधार पे, और 5वां जो है मुखाकृति के आधार पे। यह जो स्वरों का मुख्य रूप से विभाजन है कि यह इनका जो विभाजन है इन 5 भागों से मिलकर बनता है। अब आप लोग धीरे धीरे एक एक करके इन 4-5 के बारे में पढ़ेंगे कि मुखाकृति के आधार पर कौन से वर्ण आते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से वर्ण आते हैं, और काल मात्रा समय के आधार पे कौन से वर्ण आते हैं। क्लियर है? यह थोड़ा सा डिवाइड कर दें, नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूजन बन जाता है कि किसका डिवीज़न है ये, है ना। आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िए, आप कोई भी चीज़ें कहीं स्किप नहीं होने देंगे, है ना। उच्चारण समय के आधार पे, उच्चारण समय का आधार का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जो समय लगता है, हाँ, उन्हें हम लोग उच्चारण स्थान, जैसे मान लो किसी वर्ण को उच्चारण करने में जो भी समय लगता है उसी को उच्चारण स्थान या उच्चारण समय कहते हैं। इसके अनुसार जो है वर्णों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि 3 भागों में बांटा गया। ये इसके भेद के उपभेद हैं, है ना। यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना। दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा। पहला जो है ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक। दूसरा जो है दीर्घ स्वर है, या फिर गुरु स्वर।
और जो तीसरा है वह है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, यह जो है समय के आधार पर या फिर काल मात्रा के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है प्लुत स्वर। ठीक, अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे या फिर लघु स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे या फिर जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो परिभाषा भी लिखते चलेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा। अच्छा, एक मात्रा का समय हम लोग कैसे जानेंगे कि हमको एक ही मात्रा का समय लगता है? तो जो हम लोग पलक झपकाते हैं, पलक झपकाने की क्रिया को एक मात्रा का समय से गणना किया जाता है। यानी कि पलक झपकने का समय, झपकने तक का समय एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। कौन सा स्वर कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। ठीक, तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे या ऐसे स्वर या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, दोगुना या अधिक समय लगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहेंगे? अब आप लोगों को समझ विकसित हो गई होगी। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व या दीर्घ से भी अधिक समय लगे या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे या जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में
ह्रस्व व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। ह्रस्व दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। इतना सबको समझ में आया? यानी कि ह्रस्व स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, और सुनिए, और दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे। प्लुत स्वर में जिन स्वरों को उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। 1 मात्रा का समय समझ में आ गया? जो पलक झपकने तक का समय होता है उसे हम लोग 1 मात्रा का समय कहते हैं, है ना? क्लियर है? अब देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब लोगों को 1 मिनट, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री वर्ण आते हैं। ह्रस्व स्वर की जो कुल संख्या होती है बस 4 होती है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, है ना? दीर्घ स्वर में यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ देख लीजिए, दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही होता है। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। मुख्य रूप से दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी? 7। प्लुत स्वर मुख्य रूप से यह जो स्वर है यह संस्कृत में इसका उपयोग ज़्यादा होता है ना, संस्कृत में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, और इसे दर्शाने के लिए गणित की ऐसे करके जो सिंबल है 3 मात्रा को दर्शाया जाता है। और इस स्वर को अधिकांशतः उच्चारण करने में, जैसा हम लोग नाटक देखते हैं या फिर किसी का नाम बहुत देर तक पुकारा जाए, प्लुत स्वरों की संख्या मान लीजिए कोई भी स्वर में 3 अगर जोड़ दें, यानी कि अगर मान लीजिए मात्राओं को थोड़ा सा अधिक ड्यूरेशन तक, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अ को हमको अगर प्लुत बनाना है तो इसके सामने अगर ऐसे कर दें, यानी कि अगर हमको बोलना है अ को प्लुत बनाना है तो बोलेंगे बहुत देर तक बोलेंगे। ई को प्लुत बनाना तो ई करके बहुत देर तक बोलेंगे, यानी कि इन दोनों से अधिक आपको समय उसमें लगाना है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से नाटकों में ही होता है, नाटकों में और बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को बहुत देर तक बुलाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिसका उच्चारण हम लोग बहुत देर तक करते हैं, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर ही था ना? इसमें किसी को कहीं दिक्कत? और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। अगर कोई पूछ दे कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, है ना? और इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इसे दीर्घ स्वर को इसी प्रकार से इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं तो दीर्घ स्वर को या फिर गुरु स्वर को कहते हैं। और इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, है ना? इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। आप लोगों को ये सब पता हो ही गया होगा क्योंकि परिभाषा हम अच्छे से दे दिए। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? और प्लुत का मतलब ही प्लुत का अर्थ होता है, क्या होता है? उछलता हुआ, उछलता हुआ, है ना? यानी कि ऐसा वर्ण जो है जो उछलता हुआ रहता है, उछलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं ना। इतना क्लियर हुआ? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना हो तो स्टॉप करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
अब हम लोग बात करेंगे आगे। चार पांच पार्ट में वर्णमाला ख़त्म होगा, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है बहुत बड़ा है। यह जो सिलेबस का वर्णमाला पार्ट होता है ये बहुत बड़ा है, और जब संपूर्ण हम वर्णमाला ख़त्म कर लेंगे तो वैसे भी बीच बीच में कुछ सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, लेकिन जब वर्णमाला ख़त्म करने के बाद एक अलग से एक विविध का टॉपिक लाएंगे, जिसमें छूटी हुई चीज़ें को हम सम्मिलित करेंगे, या फिर कुछ और भी चीज़ें जो वर्णमाला से छूट चुकी होंगी जाने अनजाने में, या फिर कुछ और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा उस सारी चीज़ों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग 1 मिनट का अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों का विभाजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है 2 प्रकार से हम करते हैं, एक अनुनासिक, एक निरनुनासिक, है ना। बहुत सारी शंकाएं आप लोगों के मन में आती रहती हैं, लेकिन टेंशन ना लीजिए, जैसे जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा आप लोगों के मन में एक एक शंकाएं दूर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से ही आप लोगों को सिखाएंगे चीज़ों को उच्चारण स्थान के आधार पे। एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक, और एक होता है निरनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है, क्या होता है, एक होता अनुनासिक और दूसरा होता निरनुनासिक। इसे सानुनासिक वर्ण भी कहते हैं ना, सानुनासिक। स्वर भी कहते हैं। और निरनुनासिक जो है उसे हम लोग मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मौखिक स्वर, मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर कहते हैं, या फिर अनुनासिक, अनुनासिक स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, अब अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नाक की सहायता से की जाती है, ऐसा वर्ण जो मुख और नाक की सहायता से की जाती है उन्हें हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जो मुख और नाक की सहायता से बोली जाए, और नाक की सहायता से, नाक की सहायता से बोला जाता है, सहायता से बोला जाता है, उसे अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसको दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये अनुनासिक है या फिर निरनुनासिक है, तो यह मुख और नाक की सहायता से बोला जाता है। तो समझ कीजिए यह नाक हो गई, है ना, और यह अपना मुंह हो गया, है ना। तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि अनुनासिक की जब भी बात करें, जब भी ऐसा आप लोगों को सिंबल दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह नाक हो गई, यह मुंह हो गया। तो ये नाक और मुंह की सहायता से बोले जाने वर्ण को, स्वर को अनुनासिक कहते हैं या फिर सानुनासिक कहते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, जिन स्वरों को, जैसे मान लीजिए कोई शब्द अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु ही लिखते हैं, तो देखिए इसमें स्वर की मात्रा लगने के कारण यह वास्तव में है क्या, अनुनासिक
है ना। लेकिन स्वर में मात्रा लगने के कारण इसको ऐसे ना लिख के ऐसे दर्शा दिया जाता है ना। अगर कोई पूछे कि ये कौन सा अनुनासिक है या फिर अनुनासिक है, तो इसे कहते हैं अनुनासिक वर्ण, क्योंकि ये मात्रा लग गया, है ना। जैसे मान लो सॉरी, जैसे हम लोग लिखते हैं ना में, कभी कभी में लिखते हैं ना, यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो ये अनुस्वार वाला नहीं रहता, ये वाला रहता है। क्लियर है, इतना सबको क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कहीं, तो ये स्वर की मात्रा लगने की वजह से ये आ जाता है अनुस्वार की तरह, है ना। लेकिन यह क्या है, अनुनासिक है। जैसे लिखते हैं आंखें, हम लोग लिखते हैं ना आंखें, एक यहाँ ऐसे करके रखो, तो ये हो गया अनुनासिक। क्लियर है, इतना सबको क्लियर। अब निरनुनासिक, ऐसा वर्ण जो केवल मुख की सहायता से बोला जाता है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा वर्ण जो केवल मुख के सहायता से, या फिर वे स्वर जिनका उच्चारण केवल, ऐसे सही रहेगा, वर्ण नहीं स्वर सही रहेगा, क्योंकि हम लोग स्वरों का विभाजन पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा स्वर या फिर वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख की सहायता से होता है, केवल मुख के सहायता से होता है, उन्हें हम लोग मौखिक स्वर या निरनुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर कहते हैं। इतना क्लियर है। अब मान लीजिए हम लोग विभाजन करें अनुनासिक या फिर निरनुनासिक को, तो जैसे हमको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। तो चलिए यह सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली वाली वीडियो में हम कुछ ट्रिक की बात करेंगे, उन चीज़ों को किस प्रकार से याद करना उसके बारे में बात करेंगे, और ये सारी चीज़ों को आप लोग याद करके लिख के याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे वर्णमाला से संबंधित, तो चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।